नमस्ते स्टूडेंट, आज हम क्षेत्रफल एवं परिमाप पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्षेत्रफल एवं परिमाप को। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर जैसे कि एक यहाँ पर बना दिए हमने वर्ग का चित्र, है ना। तो ये वर्ग के अंदर जितनी जगह ये घेर रहा है हम उसी को ही हम उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल का मतलब हो गया जो वस्तु जितनी जगह घेरता है हम उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल कहाँ कहाँ प्रयोग होता है उसको देखते हैं। तो हो गया आपका वर्ग में प्रयोग होता है इस प्रकार से, ये हो गया वर्ग। फिर आयत में प्रयोग होता है, ये हो गया आपका आयत हो गया, इसमें प्रयोग होता है। त्रिभुज में प्रयोग हो जाता है और वृत्त में प्रयोग। इसके अलावा समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना, समलंब चतुर्भुज हो गया, इन सब में आपका क्षेत्रफल का प्रयोग होता है। तो जो वस्तु जितनी जगह घेरती है, जैसे जगह घेर रहा है वर्ग के अंदर इतना जगह घेर रहा है, तो इसको ही हम वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे, है ना। तो ये इस प्रकार से क्षेत्रफल हो गया। इसके अब देखते हैं परिमाप। तो परिमाप क्या है? तो परिमाप का मतलब यहाँ दिया गया है। परिमाप मतलब परि मतलब हो जाता है चारों ओर, है ना। अब माप मतलब ये भुजाओं का योग। तो परिमाप मतलब हो जाता है ये जो यहाँ पर दिया गया है वर्ग है, तो इसके देखो चारों ओर, है ना, ये भुजा है उनका ये योग है। तो परिमाप यहाँ पर हो जाता है जैसे कि यहाँ पर ए है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, या चार भुजा। तो ये चारों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहेंगे। तो क्या हो जाएगा 4a। तो इस प्रकार से परिमाप हो जाता है और ये परिमाप हुआ। तो और इसके अलावा क्षेत्रफल क्या हो जाता है? तो ये इतने जो जगह का स्थान करती है उसका को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये हो जाता है a का वर्ग क्षेत्रफल बराबर। तो परिमाप बराबर ये होता है आपका 4a और क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आपका a का वर्ग। इस प्रकार से हम परिमाप और क्षेत्रफल की थोड़ा से सामान्य जानकारी रख लेते हैं। अब इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है और ये सूत्र है, उनको आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्षेत्रफल एवं परिमाप। तो इसमें कुछ सूत्र होते हैं क्षेत्रफल और परिमाप को बनाने के लिए, तो उसी सूत्र को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पर देखिए त्रिभुज है, ये हो गया है ना, ये त्रिभुज का ये नीचे आधार हो गया और इस प्रकार से लकीर खींचते यहाँ से यहाँ तो ये ऊंचाई हो जाता है। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 a गुणित h, जो यहाँ से दूरी तक a है और ये h है, इस प्रकार से। फिर विषम त्रिभुज, फिर है विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज यहाँ पर ये दिया गया है, भुजा सबका अलग अलग है, तो हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा a + b + c हो जाएगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका √s, है ना। फिर कोष्टक के अंदर s-1, फिर s-b, s-c, इस प्रकार से, जहाँ s बराबर होता है ये आपका त्रिभुज की भुजा है, तीनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, तो a + b + c/2। इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यहाँ पर 90 अंश का रहता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा p + b + h। यहाँ पर p हो गया, b हो गया, h, इस प्रकार से। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणित लंब। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, इस प्रकार से। और फिर है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप। तो देखो यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस प्रकार से त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 2b + a। तो ये दोनों बराबर है और ये अलग है, तो इस प्रकार से हो जाएगा 2b + a। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा s - b, है ना, कोष्टक बंद, फिर √s - s, कोष्टक के अंदर s - a हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा।
और हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा b/4 अंडर रूट 4 फिर a का वर्ग माइनस b का वर्ग हो जाता है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 1/2 ये अंडर रूट के अंदर है 4 a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इस प्रकार से। और है समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु इसके सभी भुजा बराबर होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर हो जाएगा 3a हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/4 a का वर्ग हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है ना, अंडर रूट 3/3 और माध्यिका का वर्ग। माध्यिका को क्या बोलते हैं, देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही उसकी माध्यिका होती है। यहाँ पर इस पर ऊंचाई होती है, उसी को ही माध्यिका बोलते हैं। तो कभी कभी सवाल में या इस प्रकार से दे देगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका माध्यिका दे दिया रहेगा, तो आपको ये सूत्र मान रख के निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3/2 इंटू a, इस प्रकार से। अब देखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जैसे ये आयत है पूरा, है ना, तो ये हो गया आपका चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर a गुणित b हो जाता है। आयत का परिमाप बराबर हो जाता है 2 कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ 2 करके हम लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 कोष्टक के अंदर a प्लस b। और आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो इस प्रकार से हम आयत का विकर्ण निकाल सकते हैं। अब देखते हैं वर्ग। देखिए ये वर्ग है, वर्ग का सभी भुजा बराबर होते हैं, है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, या फिर a का वर्ग लिख सकते हैं। वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा, यानी कि 4a हो जाता है। वर्ग की विकर्ण बराबर हो जाता है a अंडर रूट 2 हो जाता है, या फिर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग हो जाता है। अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार के चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई, ये हो गया आपका आधार, अब ये हो गया ऊंचाई। और फिर है समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 2a प्लस 2 कोष्टक के अंदर a प्लस b हो जाता है। तो इस प्रकार जो आयत का परिमाप रहता है उसका भी समांतर चतुर्भुज का परिमाप रहता है। अब देखते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 d1 गुणित d2। देखो यहाँ पर चित्र दिया गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जहाँ पर d1 इस प्रकार से विकर्ण है और d2 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 d1 इंटू d2 हो जाता है। अब है इसमें समांतर चतुर्भुज की एक भुजा बराबर हो जाता है 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर हो जाता है। और समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणित भुजा हो जाता है। और इस प्रकार से देखिए फिर अगला दिया गया है चौथा नंबर 4a का वर्ग बराबर हो जाएगा d1 का वर्ग प्लस d2 का वर्ग हो जाता है। फिर दिया है समलंब का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस b गुणित h, जहाँ पर ये आपका चित्र दिया गया, इसमें h क्या है, ऊंचाई है, इस प्रकार से हो जाता है। और फिर समलंब का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा a प्लस b बटे k और अंडर रूट s फिर कोष्टक के अंदर s माइनस k, s माइनस c, s माइनस d, इस प्रकार से। और यहाँ पर जहाँ k बराबर होता है a माइनस b और s बराबर हो जाएगा k प्लस c प्लस d बटे 2 हो जाता है, इस प्रकार से। और हो जाता समलंब की ऊंचाई बराबर हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 2/k और कोष्टक के अंडर रूट के अंदर s, है ना, फिर उसके अंदर s माइनस k, s माइनस c, s माइनस d, इस प्रकार से हो जाता है।
फिर है चतुर्भुज। चतुर्भुज फिर देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 1/2 गुणित AC गुणित कोष्टक के अंदर DM प्लस DN। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर चतुर्भुज दिया गया है ना, तो इस प्रकार से तो DM ये हो गया और BN इस प्रकार से हो जाता है। अब देखते हैं समबाहुभुज। तो पंचभुज का क्षेत्रफल, ये तो इसका क्षेत्रफल था, यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल इस प्रकार से हो जाता है। देखिए इस प्रकार से, ऐसा 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 इसका बोल रहा है। तो पंचभुज का क्षेत्रफल, तो पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 5a का वर्ग √3/4। इस प्रकार से हम इसका पंचभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। षष्ठभुज का क्षेत्रफल, तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालने के क्या होगा, इस प्रकार से ऐसा 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 इस प्रकार से षष्ठभुज है। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 6a का वर्ग √3/4। इस प्रकार से हम षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फिर दिया वृत्त। तो वृत्त इस प्रकार से वृत्त है ना, तो वृत्त के यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या रहता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr वर्ग हो जाएगा। और वृत्त की परिधि मतलब इससे पूरा गोल को बोलते हैं, तो परिधि बराबर 2πr हो जाता है। और वृत्त का व्यास, तो यहाँ से यहाँ से त्रिज्या है, तो यहाँ तक क्या व्यास हो जाएगा, तो 2r हो जाता है। और वृत्त की चाप की लंबाई, मतलब ये ऐसा जो लंबाई है ना, यहाँ से यहाँ तक की चाप के, मतलब इस प्रकार से त्रिज्या है और यहाँ तक ऐसे भी हो एक, तो यहाँ से यहाँ बीच की दूरी को बोल रहा है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा πr × θ/180 अंश हो जाता है इस प्रकार से। और वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है πr वर्ग × θ/360। तो यहाँ पर त्रिज्या खंड देखो ऐसे और ऐसे, तो ये टुकड़ा जो इतने का रहेगा इसने का, तो उसी का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार देखो यहाँ पर वृत्त है ना, दो वृत्त ले लेते हैं है ना, तो एक बड़ा वृत्त है एक छोटा वृत्त है। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई कोष्टक के अंदर r बड़े R का वर्ग माइनस छोटे r का वर्ग। तो यहाँ से यहाँ तक के तो बोल रहे हैं ऐसे इस प्रकार का क्षेत्रफल को। दोनों वलयों की परिधि का अंतर, तो दोनों वलय है इस प्रकार से, ये बड़ा है और एक है, तो ये दोनों का अंतर बताना है, तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2πr माइनस 2πr स्मॉल r। इस प्रकार से हम क्षेत्रफल के जब हम बनाएंगे तो इतने सूत्रों को हमको ध्यान में रखना है, तो हमारे सवाल बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है, उनको भी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तत्वों में भी देख लेते हैं। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होती है तथा अंतवृत्त का क्षेत्रफल πa का वर्ग बटे 12 होता है। तो हमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। फिर है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 होती है तथा परिवृत्त का क्षेत्रफल πa का वर्ग बटे 3 होता है। तो देखो इसको कैसे बता रहा है, इस प्रकार से एक यहाँ पर बता रहा है, देखो इसका इस प्रकार से बता रहा है, इस प्रकार से वृत्त है तो ये त्रिज्या है, ये त्रिभुज है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। और इसमें बताया जा रहा है इस प्रकार से त्रिभुज है, तो इसमें ये आपका वृत्त ऐसे बताया जा रहा है, तो हमको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणित हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाता है। यदि आयत व वर्ग का परिमाप समान हो तो सदैव वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होता है। तो हमको इस बात की याद रखना है कि वर्ग और आयत का परिमाप समान हो तो सदैव वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से अधिक होता है। फिर यदि दो वर्गों
वर्गों के क्षेत्रफल में A1 अनुपात और A2 अनुपात हो तो उनके परिमापों में √A1 अनुपात √A2 अनुपात होता है। इस बात को हमको याद रखना है। फिर दिया गया है समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज को दो समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इस बात को हमको याद रखना है। फिर है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर देखिए इस प्रकार दिया गया है, यदि r त्रिज्या के 4 वृत्त परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हो तो उनके बीच घेरे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा r² कोष्टक के अंदर 4 माइनस पाई होता है। तो देखो इस प्रकार से 4 ठो वृत्त है ना, यहाँ पर जो सबका त्रिज्या r है तो इनके बीच में जो रखने के बाद यहाँ पर जो जगह बचते हैं उनके का बीच का क्षेत्रफल बताया जा रहा है। इस प्रकार से होता है। फिर देखते हैं भुजा ए वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल पाई a का वर्ग बटे 4 होता है। तो देखो इस प्रकार से हम वर्ग खींचते हैं, उसके अंदर अगर वृत्त खींचे तो उनका क्षेत्रफल इस प्रकार से होता है, पाई a का वर्ग बटे 4 होता है। इसी प्रकार a लंबाई तथा चौड़ाई b के आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल क्रमशः b/2 तथा आपका क्षेत्रफल पाई b² बटे 4 होता है। इस प्रकार से को याद रखना है, जहाँ पर a बड़ा है b छोटा है, मतलब ये आपका चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है, आयत का बताया गया है। फिर उसके बाद है यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए, मतलब किसी आयत के प्रत्येक भुजा को n गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में n का वर्ग -1 गुणित 100% की वृद्धि होती है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भुजा को हम बढ़ा देते हैं तो इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करते हैं। यदि किसी आकृति की एक भुजा को m गुना तथा दूसरी भुजा को n गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल बराबर होता है m गुणित n -1 गुणित 100% की वृद्धि होती है। इसके अलावा और भी सूत्र है, यदि किसी आकृति के प्रत्येक भुजा में x% की कमी या वृद्धि करते हैं, परिवर्तन करने पर उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है 2x, फिर प्लस माइनस है ना x का वर्ग बटे 100% की परिवर्तन होता है। जहाँ पर हम अगर प्लस करते हैं तो वृद्धि करते हैं तो प्लस आ जाएगा, और माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हमको क्षेत्रफल से आधारित सवाल बनाते समय ये सारे सूत्रों को याद करेंगे तो हमको बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब आगे सवाल को देखते हैं। चलिए तो क्षेत्रफल से संबंधित सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पहला, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ऑप्शन दिया गया 84 वर्ग सेंटीमीटर, 70 वर्ग सेंटीमीटर, 90 वर्ग सेंटीमीटर और 60 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया भुजा को देखो सभी असमान है, मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। कहा जाए यहाँ पर देखिए इसकी भुजाएं इस प्रकार से दे दिए गया है, ऐसा टाइप का इस प्रकार से। तो आप इसको 13 ले लो, इसको ले लो 14 और इसको 15 इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका ए हो गया, ए भुजा हो गया, बी भुजा और ये सी भुजा इस प्रकार से। तो इसको नाम ही दे दो, ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा इस प्रकार से नाम दे देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, तो उत्तर देखते हैं हल करके। ये हो जाता है हल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्र बराबर होता है √S कोष्टक के अंदर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C होता है। तो जहाँ पर S बराबर होता है
a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो इसको पहले हल कर लेते हैं। तो इस वाले को हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2। तो इसको जोड़ते हैं तो 5 4 9 9 3 12 और हासिल है 1 हो गया और 1 2 3 4 तो 42 हो गया बटे 2। तो बराबर हो कितना हो गया 21 हो गया। इस बराबर 21 आ गया। अब इसको इसमें हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 21 कोष्टक में 21 माइनस 13 फिर हो जाएगा 21 माइनस 14 21 माइनस 15। तो इसको हल करते हैं। हल करके देखते हैं तो ये हो जाता है आपका 21 का 21 ही रहेगा, है ना। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये कटेगा आपका 21 में आपका 13 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और इसमें घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और इसको घटाएंगे तो आपका 21 में 15 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार से अब इसको हल करते हैं। तो इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको हम निकाल देते हैं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसको देखते हैं तो 21 क्या हो जाएगा 3 गुणित 7 हो जाएगा। 8 कितना हो क्या हो जाएगा 4 गुणित 2 हो जाएगा और 7 कितना हो जाएगा 7 का तो 7 ही होगा। 6 का हो जाएगा 3 गुणित 2 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए। तो इसमें जिसका जिसका जोड़ी बनता है उसको बाहर करना है। तो देखिए 2 को पहले 1 2 तो 2 बाहर आ गया। अब 3 को देखते हैं 1 2 तो 3 भी बाहर आ गया। 4 को देखते हैं तो 4 तो 2 गुणित 2 करते हैं तो ये भी मतलब 2 बाहर आ गया। 7 को देखते हैं 1 2 तो आपका 7 भी बाहर आ गया। मतलब इसका वर्ग इसका अंडर रूट हट गया। इस प्रकार से तो सभी को गुणा कर देते हैं। 2 गुणित 3 6 6 गुणित 2 तो हो गया 6 गुणित 2 कर दिए तो 12 12 गुणित 7 कर दिए तो 84। तो ये हो गया 84 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आता है ऑप्शन नंबर ए आता है। इस प्रकार से सवाल को हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। दूसरा नंबर, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, हल दिया गया है 42 सेंटीमीटर और बी दिया गया है 52 दिया गया है, सी दिया 54 दिया गया है और डी दिया गया है 56 सेंटीमीटर। तो चलिए हल करते हैं। हल तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 1176 दिया गया है और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। तो माना आधार 3x है तथा ऊंचाई 4x है। इस प्रकार से तो देखो यहाँ पर इस प्रकार से है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई इस प्रकार से होता है। तो अब इसमें मान रखते हैं। तो 1/2 आधार कितना है 3x है और ऊंचाई कितना है 4x है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 1176 दिया गया है 1176। तो इस प्रकार से आप इनको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1176 और ये हो जाएगा ये 2 इधर आ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा आपका इनको करते हैं तो 12 100 का वर्ग हो जाता है। तो इसमें जो करता है उसको फिर काटेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणित 1176 बराबर हो जाएगा 100 का वर्ग बटे 12। अब इसमें जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। तो चलिए देखते हैं। 2 से ये 6 बार जाएगा
अब 6 से देखो ये कितना बार जाता है, तो देख लेते हैं। 6 से ये तो एक बार जाता है और ये 11 जाएगा आपका, एक बार जाएगा, फिर इसमें बचा आपका 5, तो यहाँ पर 57 हो गया है ना। तो आपको 6 के पहाड़ को ऐसे पढ़ो कि 57 से ज़्यादा ना हो, तो कितना बार जाता है, 6 छक्के 36 हो जाता है, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 हो जाता है, और 6 निया 54 हो जाता है। तो यहाँ पर 9 बार जाएगा है ना, फिर बचा 3 और ये 6 36, 6 बार जाएगा, तो हो जाता है आपका 196, 100 का वर्ग। 196 किसका है वर्ग, तो ये 14 का वर्ग है, तो 100 बराबर हो जाएगा 14। तो हमको 100 बराबर कितना मिल गया, 14। अब हमको क्या निकालना है, हमको उसकी ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई दिया गया है हमको, ऊंचाई दिया गया है 4x, तो हो जाएगा 4 गुणित आपका 14, तो हो जाएगा आपका 4 गुणित 14 है, तो कितना आता है, तो देखते हैं। 14 के पहाड़ा को 4 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तुया 42, 14 चौं 56 हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना आ रहा है डी ऑप्शन। इस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। चलिए सवाल नंबर अगला हल करते हैं। दिया गया तीसरा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई है करके पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया ए बराबर 3 सेंटीमीटर, बी दिया गया है √3 सेंटीमीटर, और सी दिया गया √3/2 सेंटीमीटर, और डी दिया गया √3/4 सेंटीमीटर। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक भुजा को दिया गया है 2√3 दिया गया है, तो दिया है यहाँ आ जाएगा, भुजा को दिया गया है, मतलब ए बराबर दिया गया है 2√3, इस प्रकार से दिया गया है, और हमको उसकी ऊंचाई निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है आपका, यहाँ पर हो जाता है √2a हो जाता है, इस प्रकार से। तो अब इसमें a के मान को यहाँ पर रख देंगे, इस मान को, तो हमको उसका ऊंचाई मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 3√3/2 और a का मान के रखते हैं, तो 2 × a 2√3 है, इसको रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, जो कटते उसको काट देते हैं, तो 2 और 2 कट गया, और √3 को कर दिए, तो हो जाएगा आपका 3, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है आपका, ए हो जाता है। इस प्रकार से सवाल हल करेंगे। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं, आपका चौथा नंबर। एक आयताकार बाग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल है। आपको उत्तर दिया गया ए बराबर 50√7 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, बी दिया है 100√7 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, और सी दिया है 75√7 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, और डी दिया गया 70√5 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल, इसमें देखो यहाँ पर आयताकार बाग की एक भुजा दिया गया है 15 सेंटीमीटर, जबकि विकर्ण की लंबाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो हमको इसमें एक भुजा दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो इसके आपको लंबाई, इसको मान लेते हैं लंबाई, तो हमको चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो माना आयत का चौड़ाई x सेंटीमीटर है, इस प्रकार से है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण बराबर हो जाएगा √a का वर्ग प्लस b का वर्ग हो जाएगा। तो आयत का विकर्ण कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और a बराबर कितना दिया गया है,
मतलब ए बराबर दिया गया है 15 और बी को माने हैं हम 1 से माने हैं। इस प्रकार से तो यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा अंडर रूट ए को 15 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, इस प्रकार से। तो इसको हल करते हैं तो हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 15 गुणित 15 करते हैं तो हो जाता है 225 और ये हो जाता है आपका 1 का वर्ग। इस प्रकार से इतना हो जाता है ना। अब हम इसको बराबर 20 है, इस प्रकार से है ना। तो इन दोनों को अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, इधर भी, तो कितना हो जाता है देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों और वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 20 गुणित 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 225 प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। तो अब इसे पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 400 माइनस 225 बराबर 1 का वर्ग। इसको इसमें घटाते हैं तो 175 आ जाता है 1 का वर्ग। तो 1 का यहाँ पर हमको 1 का मान निकालना है तो 1 बराबर हो जाएगा, इसको इस प्रकार से कर देते हैं तो ये 25 गुणित 7, 25 गुणित 7 करेंगे तो देखो 25 गुणित 7 करेंगे तो 175 आ जाता है ना। तो इस प्रकार से हो जाता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं अब हम 1 का बराबर लिखते हैं तो 1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 गुणित 7। तो इसको और आगे हल करते हैं तो इस प्रकार से आ जाता है 5 अंडर रूट 7, इस प्रकार से आ जाता है। तो 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान आ जाता है 5 अंडर रूट 7 आ जाता है। तो अब इस 1 का मान को हम किस में रखेंगे, अब हमको क्या निकालना है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई दिया गया है 15 दिया गया है और चौड़ाई कितना आ गया हमारा 5 अंडर रूट 7। तो इस प्रकार तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो 5 के पहाड़ा को हम 15 के पहाड़ा को 5 बार पढ़ते हैं तो जाता है 75 अंडर रूट 7। तो ये वर्ग सेंटीमीटर इस प्रकार से होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अपना ऑप्शन आ रहा है आपका सी नंबर। इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए सवाल नंबर अगला देखते हैं। एक वर्ग व आयत का परिमाप बराबर है यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर हो तथा आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो दिया गया ऑप्शन दिया गया, ए बराबर दिया गया 1024 वर्ग सेंटीमीटर, बी दिया गया है 1124 वर्ग सेंटीमीटर, बी दिया गया सी दिया गया है 1204 वर्ग सेंटीमीटर और डी दिया गया है 1214 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर देखिए कि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है और उसका परिमाप दिया गया 128 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना वर्ग की प्रत्येक भुजा x है तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा है ना। इस प्रकार और 4x बराबर कितना दिया गया है आपको 128 दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। तो x बराबर हो जाएगा 128/4, 4 से भाग देते हैं जितना बार जाता है 4 एकम 4 और 12 जाएगा 3 और 8 जाएगा 2 बार। तो x बराबर कितना हो गया 32, इतना हो गया। अब हमको क्या निकालना है, देखिए इतना है तथा आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई के 1/3 है तो वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल
फल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1 का वर्ग होता है या फिर a का वर्ग होता है। इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हमने 1 से लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 32 का वर्ग हो जाएगा। तो 32 गुणित 32 यहाँ पर कर लेते हैं। 32 गुणित 32 तो 2 के पहाड़ा को 2 बार पढ़ते हैं 4 आ जाएगा, 2 के पहाड़ा को 3 बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाएगा, फिर 3 के पहाड़ा को 2 बार पढ़ते हैं तो 6 हो जाएगा, 3 के पहाड़ा को हम 3 बार पढ़ते हैं तो 9 हो जाता है। तो इसको करते हैं 4 आ जाता है आपका, ये 2 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। 1024 आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 1024 वर्ग सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। इस प्रकार से इसको हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर, 55 मीटर लंबे तथा 35 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई और चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी सड़क 2 सड़कें परस्पर काटती है। इन सड़कों पर 2.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? तो ऑप्शन दिया गया है। ए बराबर दिया गया 774, बी बराबर दिया गया 700, सी बराबर दिया गया 600 और डी बराबर दिया गया है 500। तो चलिए हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर 55 मीटर लंबे और 35 मीटर चौड़े। तो इस प्रकार से है, देखो एक आयत है, एक आयत है, इस प्रकार से आयत है। तो हमको क्या करना है? यहाँ पर सड़क बिछानी है इस प्रकार से बीचों बीच, इस प्रकार से ये और इस प्रकार से हमको सड़क बिछानी है। तो देखो यहाँ पर लंबा इसको इस प्रकार से बिछानी है तो इनका हमको क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल निकालना है और इसके बाद इसका कितना खर्चा आया करके। तो देखते हैं। हो गया आपका 55 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गया आपका 35 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है? सड़क का क्षेत्रफल। तो सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका इसका मतलब ये आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमको इतने का और इतने का ही क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए बराबर हो जाएगा 55 गुणित 4 धन आपका हो जाएगा 35 गुणित 4 और इसमें आपको करना पड़ेगा 4 गुणित -4 गुणित 4। इस प्रकार से करेंगे तो हट जाए, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक यहाँ पर नहीं बिछाना पड़ेगा एक कप है ना। तो इस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो चलिए हल करके देखते हैं। 4 के पढ़ा को 5 बार पढ़ते हैं तो 20 हुआ, 4 के पढ़ा को 5 बार पढ़ते हैं 20 और 2 22, 220 हो गया। ये हो गया आता है 4 के पढ़ा को 5 बार पढ़ते हैं तो 0 हो गया है ना। 4 के पढ़ा को 3 बार पढ़ते हैं तो 12 और 2 14 हो जाता है। इस प्रकार से और इसको करते हैं तो ये 16 हो गया। इन सभी को जोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ पर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका 0 का 0, 2 और 4 6 हो जाता है और 3 360 हो जाता है। और इसमें 16 को घटा दिया जाए, 16 को घटा देते हैं तो कितना होता है देखते हैं। तो यहाँ पर 0 में 6 घटता है तो 4 आ जाता है और फिर 5 में 1 घटता है तो आपका 5 में 1 घटता है तो 4 आ जाता है और ये 3 का 3 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रकार से आ जाता है। अब हमको देखो इन सड़कों पर 2 रुपये 25 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या आएगा पूछ रहा है ना। तो अब ये हो गया इतना का है ना। तो इन सड़क पर इतना बिछाने के लिए क्या आएगा तो 2 रुपया 25 पैसा है ना प्रति वर्ग के दर से रोड़ी बिछाने का खर्च। तो हो जाएगा आपका 2.25 गुणित 344। तो इसको
गुणा कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा। तो चलिए हल करके देखते हैं। यहाँ पर गुणा करते हैं तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो 0 आ जाएगा। 4 के पहाड़ा को 2 बार पढ़े तो 8 और 2 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। 4 के पहाड़ा को फिर 2 पर 8 रे 9 हो जाएगा और ये आपका इकाई होगी। इसलिए अब इसको फिर करते हैं तो ये फिर से आ जाएगा और इसका करते हैं तो 3 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो 15 हो गया, हासिल 1 आ गया। 3 के पहाड़ा को 2 बार पढ़े तो 6 और 1 7 हो गया। 3 के पहाड़ा को 2 बार पढ़े तो 6। इस प्रकार से आती 0 का 0 9 और 5 4 हो गया, 9 और 7 16 1 17 हो गया और ये 7 हो गया। तो दशमलव कितने अंक के बाद है? 2 अंक के बाद है। तो कितना आ रहा है? 774 आ रहा है। तो इस प्रकार से हो गई ये 774 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना? ऑप्शन नंबर हम देखते हैं तो ए आ रहा है। इस प्रकार से हल करते हैं।